कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो हम जैसे आम लोगों की सोच से बहुत परे है। इस दुनिया में इंसान ऐसे खतरनाक और वहशी जानवरों के साथ रहते थे जिनके साथ जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन लगता है। यहाँ एक रेगिस्तान था जिसके बीचों बीच एक रहस्यमयी टावर था और उसके आसपास हर वक्त काले बादल और बिजली रहती थी। इसके बाद हम एडमिरल नाम के एक आदमी की शिप को देखते हैं जो रेगिस्तान को पार करते हुए इसी टावर की ओर बढ़ रही थी। पर अचानक रास्ते में डायब्लॉस नाम के एक राक्षसी जानवर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो अपने भारी भरकम शरीर से एडमिरल की शिप को पलटने के लिए बढ़ा तो एडमिरल ने शिप को घुमाकर उसके रास्ते से हटने की कोशिश की। उसकी ये तरकीब कामयाब रही, लेकिन बदकिस्मती से हैंडलर को शिप में से गिरने से बचाने के चक्कर में हंटर नाम का एक लड़का खुद शिप से बाहर गिर गया और बेचारा वहीं छूट गया। दूसरी ओर धरती पर कैप्टन नैटली अर्तिमीज अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक मिशन पर थी। वो यहाँ पर फौजियों की एक दूसरी टीम को ढूंढने के मिशन पर आए थे। उनके पास सुराग के तौर पर सिर्फ उनका आखिरी SOS मैसेज था और रास्ते में उन्हें गाड़ी के टायर के निशान मिले जो एक जगह आकर अचानक रुक गए, मानो उनकी गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। इसके अलावा वहाँ सड़क किनारे कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे जिन पर कुछ खुफिया निशान बने थे। तभी अचानक उन्हें रास्ते से एक बहुत बड़ा तूफान आता दिखाई दिया जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब उनकी टीम अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग निकली, पर आंधी से निकली बिजली ने अचानक उन्हीं अजीबोगरीब पत्थरों को रोशन कर दिया। तूफान इतना तेज था कि जल्द ही वो उनकी गाड़ियों तक पहुंच गया और अचानक उन सबको निकल कर एक पोर्टल में धकेल दिया। उनकी गाड़ियां बवंडर में बुरी तरह उलट पलट रही थी। कुछ देर बाद अचानक उनकी गाड़ियां जमीन पर आ गिरी और उन सब ने बाहर आकर देखा कि अब तूफान थम गया था। अब वो सामने मौजूद पहाड़ियों पर मंडरा रहा था जिनके बारे में उनके नक्शे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने देखा कि इस रेगिस्तान में कई रेत के टीले थे, लेकिन नक्शे के मुताबिक रेत के टीले उनकी लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर होने चाहिए। इसी के साथ उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने सूरज की मदद से दिशा का पता लगाकर वापस लौटने का फैसला किया। तभी एक्स को कुछ दिखाई दिया और जब उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि ये खोई हुई टीम की गाड़ियां थी। उसके पास बुरी तरह जली हुई लाशें पड़ी थी। इसके अलावा वहाँ कांच के टुकड़े और खाली गोलियों के शेल्स मिले, जिसका मतलब ये था कि मरे हुए फौजियों ने अपना बचाव करने की कोशिश की थी। खैर, जिसने भी उन पर हमला किया था उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। अब टीम इस सोच में पड़ गई कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है और अपनी गाड़ियों में निकल पड़ी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि हंटर अपनी दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वो सब एक बार फिर रुक गए क्योंकि ये नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल था जो किसी डायनासोर से भी कई गुना बड़ा था। इसी दौरान पीछे से हंटर ने उन पर एक तीर चला दिया तो फौजियों ने उसकी दिशा में जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। तभी कैप्टन अर्तिमीज ने तीर पकड़ा और सबको रुकने को कहा क्योंकि तीर सिर्फ चौक का बना हुआ था, यानी कोई उन्हें सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर खतरा है। उसी पल अचानक डायब्लॉस रेत से बाहर आ गया तो वो सब फिर से गाड़ियों में भाग निकले। उन्होंने हर एक हथियार से हमला करके देखा, मगर डायब्लॉस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने एक गाड़ी को टक्कर मारी और वो कई बार पलट कर गिर गई, जिससे एक्स की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर स्टीलर नाम का एक फौजी डायब्लॉस का शिकार बनने से पहले भागकर दूसरी गाड़ी में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही डायब्लॉस ने इस गाड़ी को भी बेरहमी से पलट दिया और फिर स्टीलर को अपने दांत में फंसा कर उड़ा दिया। मरने से पहले स्टीलर ने उस राक्षस पर कई ग्रेनेड्स फेंक कर हमला किया, जिससे उस खतरनाक जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाकी साथियों को पत्थरों के बीच छुपने का मौका मिल गया। दूसरी ओर से हंटर ने डायब्लॉस को रोकने के लिए उस पर एक तीर से हमला किया और इधर फौजियों की टीम तुरंत एक गुफा में छुप गई। डायब्लॉस इतनी छोटी गुफा में नहीं घुस सकता था, इसीलिए उसने एक बार के लिए टीम का पीछा छोड़ दिया। इस मुसीबत में फंसकर डैश काफी घबरा रही थी, मगर तब अर्तिमीज ने लीडर के तौर पर सबको ऑर्डर दिया कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएंगे। लेकिन उसी पल अचानक एक स्पाइडर जैसे जानवर ने उसे अपने पंजों में दबोचकर उठा लिया। इस राक्षस का नाम था नर्सिला। उसने अर्तिमीज को काटा, जिससे उसके शरीर में जहर चला गया और फिर वो उसे नीचे फेंक कर भाग निकला। इधर फौजियों ने उस पर गोलीबारी की और वहीं मार्शल और लिंकन ने अर्तिमीज को CPR देने की कोशिश की, पर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब डैश ने सबको भागने को कहा क्योंकि रात होने की वजह से नर्सिलस उन पर हमला करने आ रहे थे। लिंकन, मार्शल और डैश को लगा कि अर्तिमीज मर चुकी है, इसीलिए वो सब गुफा की ओर भागे। उधर दूर एक पहाड़ की चोटी से हंटर नर्सिलस पर हमला कर रहा था, लेकिन जब एक जानवर उस पर हमला करने के लिए आया तो वो भाग निकला।
वहीं दूसरी ओर डैश भागते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसके साथी भी रुक गए। इसी मौके का फायदा उठाकर एक जानवर ने मार्शल को दबोच कर उठा लिया। उधर अचानक अर्थमीस को होश आ गया और उसे अपने साथियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लेकिन तभी एक नर्सला ने फिर से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक नर्सला के घोंसले में एक ककून में कैद थी। वो जैसे तैसे ककून से बाहर निकली तो उसने देखा कि वहाँ हड्डियों का ढेर था और साथ ही मार्शल और डैश के शरीर भी ककून्स में बंद थे। अर्थमीस ने दर्द से जूझते हुए मार्शल का गिरा हुआ बैग उठाया, जिसमें उसे एक टॉर्च, एक ऑक्सीजन कैन और बंदूक की कुछ गोलियां मिली। अब वो टॉर्च जलाकर स्पाइडर के जालों भरे रास्ते से आगे बढ़ी। उसने लिंकन को आजाद किया और कहा कि उसकी छाती में काफी तेज दर्द हो रहा है। अब अर्थमीस लिंकन को कंधा देकर बाहर की ओर लेकर गई, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बंद पड़ गई। उसी पल एक नर्सला उनके सामने आ गया तो अर्थमीस ने आग से मशाल जलाकर उसे दूर हटाने की कोशिश की। और इसी दौरान लिंकन के शरीर का दर्द बढ़ गया तो उसने अपनी शर्ट फाड़ कर देखा कि उसके जख्म पर अंडे पनप रहे थे। अचानक नर्सला ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। जैसे ही वो अर्थमीस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने आग पर ऑक्सीजन छिड़क कर पूरे घोंसले में आग लगा दी। अर्थमीस जैसे तैसे रेंग कर घोंसले से बाहर निकलने वाली थी कि ऐन वक्त पर एक नर्सला ने उसकी टांग पकड़कर उसे वापस खींच लिया। तब अर्थमीस ने उस पर गोलियां फेंक दी जो आग की चपेट में आते ही फट गई और आखिरकार वो सही सलामत घोंसले से बाहर आ गई। अब सुबह हो चुकी थी और धूप की वजह से नर्सलाज ने उनका पीछा नहीं किया, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर हजारों कीड़े चल रहे हैं, इसलिए वो पागलों की तरह अपने शरीर को कुरेदने लगी। यार तभी जमीन पर उसे एक गोली मिली तो उसने गोली खोलकर उसका बारूद अपने पैर के जख्म पर लगाया और फिर 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा की, जिससे बारूद जल उठा और उसका जख्म भर गया। इसके बाद वो पहाड़ी पर चढ़कर इस इलाके की जांच पड़ताल करने पहुंची, लेकिन उसे चारों ओर रेगिस्तान और उस काले बवंडर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद ये बवंडर ही उसे घर ले जा सकता था, लेकिन उससे पहले उसने ये देखने का सोचा कि रास्ता साफ है या नहीं। उसने एक पत्थर उठाकर रेत में फेंका, जिससे डायाब्लॉस जोरदार दहाड़ के साथ जाग उठा। पर जब उसे अर्थमीस दिखाई नहीं दी तो वो लौट गया। उधर अर्थमीस पत्थरों से भरे इलाके में घूम रही थी तो हंटर दूर से छिप छिपा कर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद अर्थमीस को एक टूटा फूटा जहाज मिला तो उसे लगा कि शायद यहाँ से पानी मिल जाएगा, मगर उस बर्तन में सिर्फ रेत भरी थी। इसके बाद वो बाकी की शिप में घूम रही थी तो अचानक हंटर ने पीछे से कूदकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। लेकिन अर्थमीस भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, इसीलिए उसने हंटर को मुंह तोड़ जवाब दिया। जल्द ही दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कोई एक दूसरे से कम नहीं था। तभी अचानक अर्थमीस ने हंटर का ही चाकू उसके कंधे में घोंप दिया, पर फिर भी हंटर उस पर हावी होकर मुकाबला जीत गया। फिर उसने अर्थमीस के हाथ बांध दिए और उसे अपनी खुफिया गुफा की ओर ले गया। उसने अर्थमीस को तेज चलने को कहा क्योंकि रात होने पर नर्सिला मकड़ियां उन पर हमला कर देंगी। लेकिन अर्थमीस जमीन पर गिर गई और उसने बड़ी ही चालाकी से एक कांच का टुकड़ा उठा लिया। इसके बाद वो दोनों हंटर की गुफा में पहुंचे, जहां हंटर ने पानी पिया और पत्थरों पर लगी हुई काई खाई, लेकिन उसने अर्थमीस को कुछ नहीं दिया। जब अर्थमीस ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने उसे शांत कर दिया, क्योंकि बाहर नर्सिलाज उन पर घात लगाए बैठे थे। खैर बाद में हंटर ने जड़ी बूटियों से एक खास मरहम बनाकर अपने कंधे के जख्म पर लगाई। फिर उसने 2 छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की। इसके बाद अर्थमीस सोने का नाटक करने लगी, मगर असल में वो अपने हाथों की रस्सियों को कांच के उस टुकड़े से काट रही थी। फिर अगली सुबह हंटर बाहर के हालात देखने गया, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि अर्थमीस तो वहाँ है ही नहीं। उसी समय अर्थमीस ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बांध दिया। फिर वो हंटर के बाउल से पानी पीने लगी तो हंटर ने अपने पैर से बाउल गिरा दिया ताकि वो पानी ना पी सके। वो दोनों एक दूसरे की भाषा तो समझते नहीं थे, तो गालियां देने का कोई फायदा था नहीं, इसीलिए अर्थमीस ने गुस्से में उसकी मूर्तियां तोड़ डाली। ये देखकर हंटर आग बबूला हो उठा और अर्थमीस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और वो लड़ते लड़ते गुफा से बाहर आ गए। अचानक हंटर लुढ़कते हुए नर्सिला के घोंसले में जा गिरा, पर ऐन वक्त पर अर्थमीस ने उसे हाथ थमाकर उसकी जान बचाई। उसने हंटर को ऊपर खींचा और उसकी रस्सियां काट दी ताकि उसे समझ आए कि अर्थमीस उसकी दुश्मन नहीं है। फिर उसने हंटर को चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया, जिसे खाकर हंटर को बहुत अच्छा लगा। बाद में हंटर ने उसे अपनी पोटली में से पीने का पानी दिया। इसके बाद वो दोनों चलते चलते पहाड़ी इलाके के किनारे तक आ पहुंचे। फिर उन्होंने जैसे तैसे एक दूसरे को समझाया कि उन्हें कुछ भी करके बवंडर तक पहुंचना होगा, मगर रास्ते में उन्हें डायब्लॉस का सामना करना होगा। अर्थमीस ने कहा कि उन्हें मिलिट्री के पास वापस जाकर हथियार लाने चाहिए, लेकिन हंटर ने उसे जैसे तैसे समझाया कि ये बंदूकें इन जानवरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वो उसे अपने साथ एक नर्सिला के घोंसले तक ले आया
और कहा कि अगर वो एक स्पाइडर को मार कर उसका जहर इकट्ठा कर ले तो उसकी मदद से वो डायब्लॉस को हरा सकते हैं। अर्थमिस उसके प्लान से सहमत थी और वो खुद नर्सिला का शिकार बनने को तैयार हो गई ताकि हंटर उसका जहर निकाल सके। जैसे ही सूरज डूबा तो वो पत्थरों के इलाके में जाकर नर्सिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाना गाने लगी। उनका प्लान कामयाब रहा और जैसे ही एक नर्सिला वहां आया तो अर्थमिस तुरंत अपने बिछाए हुए जाल की तरफ भागी। अचानक नर्सिला का पैर एक रस्सी में फंस गया और हंटर ने ऊपर से कूदकर अपनी भारी भरकम तलवार से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उसका डंक भी काट लिया और बाकी नर्सिलास के आने से पहले वहां से भाग निकले। फिर वो दोनों अपनी गुफा में गए जहां हंटर ने अर्थमिस को बताया कि वो मूर्तियां जो उसने तोड़ दी वो उसके मर चुके माँ बाप की थी। अगले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने नर्सिला का डंक एक तीर के आगे बांध दिया और फिर टूटी हुई शिप में एक जाल बिछाया। हंटर ने अर्थमिस को कुछ हथियार दिए जिनमें से एक ताकतवर हुक था और साथ ही 2 ऐसे ब्लेड्स थे जिनको एक साथ रगड़ने पर आग निकलती थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन सीधा रेगिस्तान में फेंक दिया, जिसके बाद डायब्लॉस गुस्से में अपनी नींद से जाग उठा। अर्थमिस और हंटर अपने हथियार लेकर भाग निकले और डायब्लॉस तेजी से उनका पीछा करने लगा, पर अचानक डायब्लॉस रेत के अंदर छुप गया, जिससे वो दोनों वहीं रुक गए। अब अर्थमिस ने खुद को डायब्लॉस के सामने शिकार की तरह पेश करने का फैसला किया, जबकि हंटर अपने हथियार लेने दौड़ा, मगर दौड़ते हुए उसके माँ बाप की मूर्तियां नीचे गिर गई। जैसे ही हंटर उन्हें उठाने के लिए रुका तो डायब्लॉस ने अचानक रेत से निकलकर उस पर हमला कर दिया। तब हंटर ने बिना समय गवाए जहर वाला तीर चलाया जो सीधा उसकी आंख में जा लगा। इससे डायब्लॉस को इतना गुस्सा आया कि वो हंटर को खत्म करने के लिए दौड़ा, लेकिन अर्थमिस ने पीछे से उस पर अपनी मशीन गन से वार करके उसका ध्यान भटकाया। अब डायब्लॉस को जहर के कारण सब कुछ धुंधला दिख रहा था, पर फिर भी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसने दौड़कर अर्थमिस की गाड़ी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। जैसे तैसे अर्थमिस गाड़ी से बाहर निकली, जिसके बाद डायब्लॉस फिर उसके पीछे पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर हंटर उसके सर पर कूद गया और उसके बीचों बीच अपनी तलवार घोंप दी। बदकिस्मती से वो इतनी अंदर तक नहीं गई और डायब्लॉस ने अपना सर झटक कर उसे दूर खड़ी गाड़ी पर फेंक दिया। खैर अब भी अर्थमिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना हुक डायब्लॉस के सर में अटका दिया और रस्सी के साथ उड़कर सीधा उसके सर पर जा पहुंची। फिर उसने और जोर से तलवारों को अंदर धकेला और आखिरकार डायब्लॉस की मौत हो गई। इधर हंटर अब भी बेहोश था, इसलिए अर्थमिस ने आसपास की गाड़ियों से सारा जरूरत का सामान इकट्ठा किया और फिर डायब्लॉस की त्वचा का एक हिस्सा काट कर हंटर को उस पर लेटाया और उसे अपने कंधों पर खींचकर आगे बढ़ी। कुछ घंटे चलने के बाद आंधी तेज हो गई तो अर्थमिस ने जुगाड़ लगाकर अपने सामान से एक टेंट लगाया और फिर इमरजेंसी आर्मी किट की मदद से हंटर के दिल की धड़कनें चालू रखी। कुछ समय बाद आंधी रुकी तो वो दोनों रेत में पूरी तरह दबे हुए थे, मगर टेंट की वजह से दोनों की जान बच गई थी, इसीलिए वो सही सलामत बाहर आ गए। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक चलते रहे और आखिरकार एक ओएसिस पर पहुंचे। इस इलाके में एप्सरॉस नाम का एक बड़ा जानवर था और हंटर ने बताया कि ये जानवर शाकाहारी है, हमें कुछ नहीं कहेगा। फिर जब अर्थमिस पानी पीने आगे बढ़ी तो अचानक सेफिलस नाम के एक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। उसी पल हंटर ने अपनी तलवार के तेज तर्रार वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और बाद में वो दोनों उसी को पकाकर खाने लगे। खाना खाने के बाद जल्द ही रात हो गई और तभी अचानक ओएसिस में आग लग गई, जिसे देखकर वो काफी घबरा गए। असल में एक और अजीब से जानवर ने वहाँ हमला कर दिया था और ये आज तक के मॉन्स्टर्स में से सबसे बड़ा और भयानक था। इसका नाम था रैथलॉस और ये किसी ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग उगलता था। अचानक डरे हुए एप्रिकॉस का झुंड रैथलॉस से बचकर भागता हुआ वहां आ पहुंचा। हंटर तो उनसे बचकर छुप गया, मगर अर्थमिस का पैर मुड़ गया और वो जमीन पर ही गिर गई। उसे लगा कि वो एप्रिकॉस के नीचे दबकर ही मर जाएगी, मगर तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आया। इस आदमी का नाम था एडमिरल, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने अपनी आग उगलने वाली तलवार की मदद से एप्रिकॉस को अर्थमिस के पास आने से रोका। तभी अर्थमिस ने भी एडमिरल की तरह खड़े होकर अपने ब्लेड से आग निकाली। उधर हंटर भागते हुए एक पहाड़ी की चोटी तक आ गया। तभी वो पीछे से आ रहे एप्रिकॉस के झुंड के साथ नीचे गिरने ही वाला था कि ऐन वक्त पर हैंडलर ने रस्सी पर आकर उसे गिरने से बचा लिया। सारे एप्रिकॉस के जाने के बाद अर्थमिस ने एडमिरल का शुक्रिया अदा किया तो एडमिरल ने इंग्लिश में जवाब दिया, जिसे सुनकर अर्थमिस हैरान हो गई। जिसके बाद एडमिरल ने उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो एक शिप में एक पिंजरे के अंदर कैद थी और एडमिरल के साथ ही उसे देख रहे थे। इधर हंटर उसे कैद में देखकर काफी दुखी था, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। हंटर के जाने के बाद अर्थमिस ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक ताला था, इसलिए उसने एक बेंच की मदद से ताला तोड़कर दरवाजा खोल लिया
और सीधा किचन में जा पहुंची। जैसे ही उसने एक चाकू चुराने की कोशिश की तो अचानक एडमिरल की बिल्ली जैसी दिखने वाली शेफ पलीसो को देखकर वो डर गई। उसने अर्थमीज को कुछ भी उठाने नहीं दिया। तभी हंटर ने वहां आकर उसे खुशखबरी दी कि अब वो आजाद है। फिर हंटर अर्थमीज को एडमिरल के पास ले गया, जिसने अर्थमीज की हथकड़ियां खोली और उससे अपनी गलत फहमी के लिए माफी मांगी। असल में एडमिरल धरती के लोगों से पहले भी मिल चुका था और वो जानता था कि उन्होंने अपने प्लेनेट का क्या हाल किया है। वहीं से उसने इंसानों की भाषा भी सीखी थी। खैर फिर उसने अर्थमीज को समझाया कि अभी वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं और इस सब की वजह है वो स्काई टावर, जो काले बवंडर से घिरे पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। इसे जरूर किसी पुरानी सभ्यता ने बनाया होगा, जो आज के मुकाबले काफी ज्यादा आधुनिक रही होगी। उस सभ्यता के लोग एक दुनिया से दूसरी में जाया करते थे, पर शायद अब किसी वजह से खुद ही खत्म हो गए। एडमिरल को शक था कि धरती का जरूर इससे कुछ लेना देना है। अब उनका मिशन था इस टावर तक पहुंचना, लेकिन रास्ते में रेथलॉस उनके लिए खतरनाक अड़चन बनकर खड़ा है। एडमिरल ने कहा कि अगर अर्थमीज रेथलॉस को हराने में उनकी मदद करेगी तो बदले में वो उसे घर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनकर अर्थमीज उनका साथ देने को राजी हो गई। फिर अगली सुबह पूरी टीम पहाड़ी के लिए निकल पड़ी और कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो टावर तक पहुंच गए। स्काई टावर लावा पर खड़ा था और एडमिरल को लगा कि इसी से शायद उसे शक्ति मिलती होगी। खैर जैसे ही वो टावर की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें कांच के टुकड़े मिले, जिसका मतलब ये था कि रेथलॉस उनके करीब है। तब एडमिरल ने सबको बताया कि अपने मुंह से आग उगलने से ठीक पहले रेथलॉस की ताकत सबसे कम होती है, क्योंकि उसके शरीर की पूरी जान आग को बनाने में लग जाती है। अब पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में बंटकर रेथलॉस का सामना करने को तैयार हो गई। अचानक रेथलॉस ने आग उगलकर उनके कुछ सिपाहियों को भस्म कर दिया और फिर टावर के रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। अब एडमिरल उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो अर्थमीज और हंटर अपने हथियारों के साथ उसके पीछे आए। उनके बाकी साथियों ने भी उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर रेथलॉस ने सबको उठाकर दूर फेंक दिया। उसी पल अचानक टावर के आसपास मौजूद खास निशान रोशन हो गए। अब उन तीनों ने मिलकर रेथलॉस पर कई हमले किए, लेकिन ये भी रेथलॉस को हराने के लिए काफी नहीं थे। रेथलॉस आग उगलते हुए अर्थमीज के पीछे दौड़ा तो वो अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ी से नीचे कूद गई। उसी पल अचानक वो किसी पोर्टल के जरिए वापस धरती पर पहुंच गई और जब उसकी आंख खुली तो एक आर्मी रेस्क्यू ग्रुप उसे बचाने आ गया था। उन्होंने अर्थमीज को एक स्ट्रेचर पर डाला और अपने प्लेन में ले जाकर उड़ान भरी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके क्योंकि अचानक वो काले बवंडर में फंस गए और रेथलॉस उड़ता हुआ धरती पर आ पहुंचा। उसने इस प्लेन को बुरी तरह तहस नहस कर दिया और फिर वो दूसरी गाड़ियों के पीछे दौड़ा। फौजियों की लगातार गोलीबारी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने आग उगलकर सबको वहीं भस्म कर दिया। इधर अर्थमीज जैसे तैसे अपनी जान बचाकर प्लेन से बाहर आ गई और तब उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने प्लेन से 2 मशालें निकाली और फिर रेथलॉस की ओर भागते हुए अपना हुक उसके पंख में गाड़ दिया। जैसे ही वो हुक के साथ उड़कर उसके पंख पर पहुंची तो उसने अपने चाकू से उसका पंख चीर डाला। ये देखकर रेथलॉस गुस्से से भर गया और अब वो अर्थमीज पर आग उगलने ही वाला था कि तभी अर्थमीज ने उसी वक्त एक मशाल जलाई, जिसमें उसका हाथ भी काफी जल गया। फिर उसने तुरंत मशाल सीधा रेथलॉस के मुंह में फेंक दी, जिससे उसकी जीभ और अंदर का सारा हिस्सा जल गया। खैर बदकिस्मती से ये भी रेथलॉस को मारने के लिए काफी नहीं था। अब वो फिर से अर्थमीज का खात्मा करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर हंटर ने वहां आकर उस पर कई धुआंधार तीर चला दिए। एक तीर रेथलॉस के एक जख्म के जरिए उसके शरीर के अंदर घुस गया और इसी से उसके अंदर इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ कि वो वहीं जलकर राख हो गया। और उसने अर्थमीज को बताया कि वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो धरती को रेथलॉस के हाथों तबाह होने नहीं दे सकते थे। खैर दूसरी ओर स्काई टावर का एक और पोर्टल खुल गया था, जिसके ऊपर गोर मकाला नाम का एक और जानवर आकर खड़ा हुआ। अब अर्थमीज ने एडमिरल और हंटर के साथ वापस उस दुनिया में जाकर उस टावर को तबाह करने का फैसला किया, ताकि इन जानवरों का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अर्थमीज, हंटर और एडमिरल ने एक साथ उस जानवर पर हमला करके उसे वापस पोर्टल में भेज दिया और खुद भी उसका खात्मा करने के लिए वापस उस दुनिया में पहुंच गए। कहानी के आखिर में हमने देखा कि एक रहस्यमयी आदमी टावर के ऊपर से ये सब देख रहा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।